हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श है और मैं आपका इस ऑडियो सेशन में स्वागत करता हूं, जहां हम रोज़ एनसीईआरटी के किसी बुक से एक चैप्टर के बहुत सारे टॉपिकों को कंप्लीट करते हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आप काफ़ी सारे एग्ज़ामों में बेहतर कर पाओ। आज का हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। हम लोग इसको समझेंगे अच्छी तरीके से, क्या कौन सा किस वस्तुओं का आप रिसोर्स बोलते हो या उसका विकास कैसे पॉसिबल है, इन सभी बातों को समझेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानेंगे कि आखिरकार रिसोर्सेस यानी कि संसाधन क्या है। अब देखिए, एवरी वीडियो, जितने भी वीडियो आएंगे 10 से 15 मिनट के बीच का रहेगा। कंप्लीट अगर आप सुन लेते हो तो नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का हर चीज़ को इसमें शामिल किया गया है। तो समझिएगा बातों को कि रिसोर्सेज, आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, क्या उसको बनाने के लिए मशीन का यूज़ किया गया है, मशीन द्वारा उसको बनाया गया है, यानी कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी द्वारा किसी भी चीज़ को अगर बनाया जाता है और वो आपके लिए हो, इंसानों के लिए हो, मतलब कि पर्यावरण में मौजूद। इसके अलावा अगर मशीन उसमें शामिल ना भी हो, उसके अलावा प्रकृति में बहुत ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिसका यूज़ मानव अपने संतुष्टि के लिए, अपने लाभ पहुंचाने के लिए या आर्थिक रूप से विकास पाने के लिए कई सारी क्रियाओं में शामिल करता है। उन सभी क्रियाओं को या उन सभी वस्तुओं को आप संसाधन बोलते हो, रिसोर्सेज बोलते हो। साधारण भाषा में हम अगर इसको बोलना चाहे तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हो, जो आर्थिक रूप से संभव हो, यानी पैसे से उसको खरीदा जा सकता है या बनाया जा सकता है, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाता है। यहाँ पे आपके सामने मैंने 4 पॉइंट रखे। आपकी आवश्यकता, दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरा है आर्थिक रूप से संभव यानी कि उसको खरीदने के लिए या बनाने के लिए पैसे चाहिए, और सांस्कृतिक रूप से मान्य यानी कि आपका कल्चर, आपका सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे। इन चारों को समझिएगा। आपकी जो ज़रूरत है वो तो आपको पता है कि आपकी ज़रूरत है, उसके लिए आप उसे यूज़ करोगे। ठीक, पहला पॉइंट तो ऐसे ही क्लियर हो गया। दूसरा है आपका टेक्नोलॉजी। अगर उसे बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है अभी, तो फिर आप उसको आसानी से बना पाओगे। जैसे अभी समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी है, उसमें H2O से बनता है पानी। पानी किससे बनता है? H2O से, जिसमें कि हाइड्रोजन भी रहता है। अब हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, मगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं अभी जिसका यूज़ हम इसको अलग करके, या हाइड्रोजन गैस को रखने के लिए हमारे पास प्रॉपर तकनीक नहीं है, वैसा सिलेंडर अभी तक नहीं बनाया गया जिसको आसानी से रखा जा सके। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा ज्वलनशील गैस है, हल्का सा लीक होने पर बहुत ज़्यादा भयानक विस्फोट, बम जैसा विस्फोट हो सकता है। परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। तो उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, इसीलिए इसको हम अपना रिसोर्सेस अभी के लिए नहीं मानेंगे। जबकि धीरे धीरे आपको सुनने को मिला होगा हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी आ रही है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ रही है जो कि तकनीकी तौर पर विकसित होने के कारण हम उसका यूज़ आगे कर पाएंगे, है ना। तो टेक्नोलॉजी उसे बनाने के लिए हो। हमने तीसरा देखा था आर्थिक रूप से संभव हो, मतलब पैसे से उसे बनाया जा सके। अब देखिएगा, विश्व में, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हीरो की बारिश होती है। अगर आप उस हीरा को पृथ्वी पर लाकर बेचोगे तो हीरा जो पृथ्वी पर मौजूद है उसकी कीमत से 2-3 गुना ज़्यादा कीमत हो जाएगा उस पर खर्चा, उसको लाने में अंतरिक्ष से। जैसे कि एक ग्रह है जुपिटर ग्रह, जहाँ पर सुना होगा आपने हीरो की बारिश होता है। वैसे मैंने देखा नहीं है, किताबों में पढ़ा है। तो अगर उसको लाओगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। उसको अगर लाओगे भी तो आर्थिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा खर्चा करने के बाद भी यहाँ पर कोई उस हीरो को लेगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ का हीरा का कीमत वहाँ से लाने पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और यहीं पर कम है। तो आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए, मतलब पैसे से उसे बनाया जा सकता है या उसे यूज़ किया जा सकता है, पैसे से खरीदा जा सकता है। चौथा पॉइंट मैंने बोला था सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, मतलब कि आपका सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। अब आपका सोसाइटी किस तरह से एक्सेप्ट करेगा? देखिए, ब्राह्मण जाति जो होते हैं या कुछ ब्राह्मण होते हैं जिसके घर में चिकन अलाउ नहीं होता है, वो घर में चिकन नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे लोग जो मांसाहारी नहीं होते हैं, उसके लिए मांस कोई संसाधन नहीं है, उसके लिए जो मीट है वो कोई संसाधन नहीं, उस रिसोर्सेस हो ही नहीं सकता उसके लिए, है ना, क्योंकि वो उसका यूज़ नहीं करता है। तो उसका सोसाइटी जब उसे एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, जैसे कुछ प्रजाति है या कुछ इंसान है जो अलग अलग तरह के जानवरों को काट कर खा जाते हैं, मगर कुछ कुछ प्रजाति या जानवर ऐसे हैं जो हम उस तरह का काम नहीं करते हैं। वेज है, बहुत ज़्यादा वेज है, तो नॉन वेज वालों के लिए जो है वो
संसाधन नहीं है, क्या चीज़, भेज वाले चीज़, या भेज वाले जो भेज खाते हैं वो उसके लिए जो शाकाहारी मांसाहारी है वो संसाधन नहीं हो पाएंगे। तो आपका कल्चर, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वो आपका अगर एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ों को और आपका इजाज़त आपको मिल रहा है कि वो चीज़ अच्छा है, तो आप उसे आसानी से बोल सकते हो कि आपके लिए वो एक अच्छा रिसोर्स है, आपको वो बेनिफिट पहुंचा रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं संसाधनों के प्रकार। वैसे संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर। हम समझेंगे बारी बारी से। फिर समाप्ति के आधार पर, मतलब कि कौन से ऐसे संसाधन है जो तुरंत समाप्त हो जाएंगे या कुछ टाइम में समाप्त हो जाएंगे। या स्वामित्व के आधार पर, इसका मतलब कि किसका उसमें राइट है किसका नहीं है। और विकास के, डेवलपमेंट के आधार पर। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, मतलब विकास के आधार पर। विकास यानी ऑरिजिन मतलब जन्म के आधार पर। अब देखिए कि बायोटिक और एबायोटिक 2 प्रकार के रिसोर्सेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना, जिसे जैव संसाधन बोलते हैं और अजैव संसाधन बोलते हैं। जैव संसाधन क्या है? वैसे संसाधन, जैव संसाधन आप बोलोगे जो वायुमंडल में आपके मौजूद होते हैं, जो जीवित होते हैं। उदाहरण के लिए आप बहुत सारे मछलियाँ देखते हो, उसका यूज़ आप करते हो, है ना, खाने के लिए। वनस्पति, मनुष्य। अब मनुष्य कैसे संसाधन होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि जिसका यूज़ आप करते हो, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो लोगों का यूज़ वहाँ किया जा रहा है ना, किस लिए? फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे रिसोर्सेज उसका यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे इंसानों को काम दिया जाता है या उसका यूज़ किया जाता है। तो कोई भी चीज़ जो अपने लिए यूज़ करो आप, आपके फ़ायदे के लिए, उसे आप रिसोर्सेज बोलोगे। तो इंसान भी आपका एक रिसोर्सेज हो गया। वनस्पति का यूज़ आप करते हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, ये सब। प्राणी जात में जितने भी प्राणी है आप जिसका यूज़ करते हो वो आपके लिए रिसोर्सेस हो जाएंगे। पशुधन हो गया, मछली हो गया, चिड़िया हो गया, ये आपका जैविक संसाधन यानी कि बायोटिक में आ जाएगा। एबायोटिक रिसोर्सेस यानी कि अजैविक संसाधन, ये किस प्रकार का संसाधन है? देखिए, वैसे संसाधन जो जीवित नहीं है अजीव संसाधन कहलाते हैं, जो निर्जीव पदार्थों से मिलकर बनते हैं। जैसे मिट्टी, मिट्टी आपका जीवित नहीं है। हवा, पानी, धातु, पत्थर, इस सब चीज़ों को आप देख रहे हो, ये सब क्या है? आपका जीवित नहीं है ना, तो इसे अजैव संसाधन की कैटेगरी में आप इसको रखते हो। जनरली नॉर्मल सा बात है। अब हम लोग समझेंगे दूसरा पॉइंट। हम कौन सा पॉइंट? दूसरा पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि समाप्ति के आधार पर, मतलब कौन सा समाप्त किया जा सकता है और कौन सा समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है। अब देखिए, नवीकरणीय संसाधन कैसे संसाधन होता है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हो। मतलब किसी भी तरीका लगाकर आप इसको दोबारा से उत्पन्न कर सकते हो, दोबारा से बना सकते हो। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, है ना, विंड एनर्जी हो गया, तो इसको आप दोबारा बना सकते हो। इस वजह से इसे रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हो, मतलब नवीकरणीय संसाधन बोलते हो। इसके बाद है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या कहलाता है? जिसे आप दोबारा नहीं बना सकते हो। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका हम किसी भी तरीके से दोबारा नहीं बना सकते हैं, ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और इसे बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष भी लग जाते हैं। ये जीवित प्राणी से ही या जीव जंतु से ही बनते हैं। जैसे कि कोयला, कोयला को जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। कोयला का निर्माण कैसे हुआ थोड़ा सा आप समझिएगा। लाखों करोड़ों वर्ष पहले एक समय था जिस समय पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा वनस्पति थी। उस समय बहुत ऐसे प्राकृतिक आपदा आने के कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दब गए और पृथ्वी के नीचे सूरज की प्रकाश नहीं जाने के कारण वो धीरे धीरे कोयले में बदल गए। तो लाखों करोड़ों साल बाद कोई भी जीव जंतु या प्राणी या पेड़ पौधे जब पृथ्वी के नीचे दब कर रह जाते हैं तो धीरे धीरे कोयला का रूप ले लेते हैं ना। किसका रूप ले लेते हैं? कोयला का रूप। तो उसे आप जीवाश्म ईंधन या अनवीकरणीय संसाधन के रूप में रख सकते हो। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? ठीक, तो हमने अभी 2 प्रकार के संसाधनों को बांटा, संसाधनों को 2 आधार पर। और तीसरा है आपका डेवलपमेंट, ऑनरशिप के आधार पर। ऑनरशिप के आधार पर आपका इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, कम्युनिटी यानी सामुदायिक, नेशनल यानी राष्ट्रीय और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। अब इंडिविजुअल को समझते हैं। इंडिविजुअल को किसे इंडिविजुअल बोलते हो? देखिए, आपके पास आपका जो फ़ोन है आप उसे यूज़ करते हो, कोई और इसका यूज़ आप के बिना पूछे नहीं कर सकता है। आपका जो घर है वो कोई और वहाँ पर आके नहीं रह सकता। इसका मतलब जो केवल आपका है,
सिर्फ एक व्यक्ति का है उसे आप व्यक्तिगत संसाधन के कैटेगरी पे रखोगे। जो निजी संपत्ति होता है उसे आप व्यक्तिगत संसाधन या इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हो। दूसरा है कम्युनिटी ऑन, मतलब कि कोई समाज उसके लिए अधिकार रखता है, पूरा का पूरा कम्युनिटी, पूरा का पूरा समुदाय उसका हक में होता है। जैसे आपका हो गया पिकनिक पार्क, पिकनिक पार्क आप अकेले आपका तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग जाते हैं। कोई तालाब हो गया, पार्क हो गया, शमशान घाट हो गया, कब्रिस्तान हो गया, ये सब कम्युनिटी के लिए होता है, किसी खास कम्युनिटी के लिए। नेशनल के लिए, राष्ट्र के लिए क्या, जो देश के लिए होता है उसे आप नेशनल बोलते हो। देश के लिए इसका मतलब क्या होता है, बातों को समझिएगा। अगर हम किसी देश की बात करते हैं, जैसे कि इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया पर बहुत ऐसे राष्ट्रीय संसाधन है, जैसे कि रेलवे। रेलवे का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो रेलवे आपका राष्ट्रीय संसाधन के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्र की संपत्ति है। कोई रेल लाइन हो गया, नहर हो गया, इस तरह के, या सरकारी ज़मीन हो गया जहाँ पर स्कूल बने होते हैं, है ना, तो उस तरीके की चीज़ आपका नेशनल की कैटेगरी में, नेशनल रिसोर्सेज में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर आप बिना किसी दूसरे देश से पूछे हुए आप उसका अधिग्रहण नहीं कर सकते, वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसे समझने के लिए आप समुद्र क्षेत्र का उदाहरण ले सकते हो। जैसे कि भारत के किनारे नीचे तरफ आप देखोगे तो ये पूरा एरिया जो है वो समुद्र का एरिया है ना। तो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर तक अगर कोई भी चीज़ पाया जाता है ना, 200 किलोमीटर दूर तक, तो इसको आप यूज़ करने के लिए अगर 12 नॉटिकल मील तक, मतलब कि लगभग 22 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर के बीच अगर कोई चीज़ पाया जाता है तो उसमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। मगर उससे ज़्यादा 200 किलोमीटर के बीच अगर आपका कुछ चीज़ अगर पाया जाता है तो उसका यूज़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को इजाज़त लेना पड़ता है। जिस देश के किनारे, जिस देश के समुद्री सीमा पे वो चीज़ मिलता है, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, या कोई जीवाश्म ईंधन हो, अगर मिलता है तो उसका इजाज़त लेना पड़ता है। तो ऐसे चीज़ों को आप इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेज के कैटेगरी पे मानोगे। और इस समुद्री सीमा में किसी एक जन का तो हक नहीं है, या किसी एक देश का तो हक नहीं है। किसी की भी नाव यहाँ पे आ सकती है ना, किसी की भी नाव यहाँ पे आके वो अपना मछली पकड़ सकता है, जा सकता है। हालांकि अगर जिस देश के सामने आओगे, जैसे इंडिया के सामने आओगे, तो इंडिया के लोगों की जो सीमा, इसका सीमा है, उसके बाहर ही आपको कुछ भी काम करना होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ और जैसे कि घटना करते हो तो आपको फिर इंडिया जो है उसको पकड़ सकती है, आपको जेल में भी रख सकती है। तो लीगल कुछ दायरा होता है, उसके अंतर्गत रहता है। जैसे 200 किलोमीटर से दूर आप कहीं भी मछली पकड़ सकते हो, है ना, मगर 22 किलोमीटर के दायरे में आकर अगर कुछ करोगे तो उसके लिए आपको फिर टैक्स लग सकता है। और कुछ काम में प्रतिबंध भी है, मतलब रोका भी जाएगा। कुछ ऐसे काम जैसे मछली पकड़ना आदि कुछ काम है, ट्रांसपोर्ट का अगर ले जाते हो तो उसमें तो आपको टैक्स देना पड़ता है। जिस तरह रोड टैक्स देते हो उस तरीके समुद्री सीमा में भी आपको टैक्स लगता है। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कुछ होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेज के नाम से हम लोग जानते हैं। अब है अगला पॉइंट हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के आधार पर। जैसे पोटेंशियल हो गया आपका, पोटेंशियल क्या किसे बोलते हैं, जो संभावित संसाधन होता है। दूसरा है डेवलपमेंट, जो विकसित हो चुका होता है। स्टॉक, जिसे आप भंडार करके रखे होते हैं, रिसोर्सेज से रिजर्व, मतलब उसे आप रख दिए हो बाद में यूज़ करने के लिए। पोटेंशियल को समझते हैं, किसी देश का या किसी क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, इन्हें संभावित संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान का एरिया आप देखोगे तो वहाँ पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा मात्रा है, मगर उसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जा रहा है अभी पे, है ना। गुजरात वाले एरिया में या राजस्थान वाले एरिया में, इस एरिया में देखोगे ना तो यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, तो इसका यूज़ ज़्यादा मात्रा में हम लोग नहीं करते हैं। ऐसे इलाकों में जो भी रिसोर्सेज होते हैं पोटेंशियल होते हैं, ठीक। डेवलपमेंट क्या हो गया, अब देखिए जो विकसित हो चुका है, जिसको आपको पता है कि वैसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं जिसका सर्वेक्षण हो चुका है और जिसका उपयोग गुणवत्ता और मात्रा पर निर्धारित होती है, उसे डेवलपमेंट संसाधन के रूप में जानते हो। भंडारण, जिसे स्टॉक करके रखा जा चुका है ताकि बाद में उसका यूज़ करें, उसे स्टॉक के रूप में या भंडारण संसाधन के रूप में इसे जानते हो आप, है ना। अगला है आपका संचित कोष या रिजर्व, इसको क्या नाम है इसका, संचित कोष या रिजर्व के नाम से भी आप जानते हो। ये किस प्रकार का संसाधन होता है आप समझिएगा बात को। देखिए ये एक्चुअली भंडार का ही प्रक्रिया है, मगर आपको पता है कि कितना मात्रा में ये संसाधन है और कब तक इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे नदियों में पानी बहती है तो नदी पर आप वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाकर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्थापित करके वहाँ से बहुत ज़्यादा बिजली आप उगा सकते हो या बिजली उत्पन्न कर सकते हो। बहुत सारे परियोजना चल भी रही है, मगर अभी ज़्यादा मात्रा में उसका इंडिया में यूज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी अभी उस तरीके का हमारे पास नहीं है, या टेक्नोलॉजी है भी तो हम उस लेवल पर यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हमें उसका ज़रूरत नहीं है। बाद में जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तब हम उसका यूज़ करेंगे, संचित कोष के रूप में उसे रखा गया है ना। तो उसका इस्तेमाल हम बाद में करने के लिए रख चुके हैं, इसलिए इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व या संचित कोष
रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बातों को। अब आगे की चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।